हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के चलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जैसे आप लिखते हैं कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। आप लिखते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपके पास है CH3COOH और इसको मैं लिख दूं C2H4O2। और इसी तरह बेंजीन लिखूं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है C6H6। तो ये आपके पास, जैसे मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका आ गया? ग्लूकोज का। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका आ गया? एसिटिक एसिड का। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है? बेंजीन का। अब ये तो पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली आपको क्या बता रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बता रहा है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट के एटम्स हैं वो एक्चुअल कितने कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। कि जैसे यहां पर हम देखते हैं तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमें क्या बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं और उनके जो एटम्स हैं उनका एक्चुअल नंबर क्या है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द केमिकल फार्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of various elements, various kind of elements present in one molecule of the compound। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका एक्चुअल नंबर कितना है एक मॉलिक्यूल में, वो बता रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का हो गया, ये एसिटिक एसिड का हो गया, ये बेंजीन का हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हमें ये बता रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका एक्चुअल नंबर कितना है। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या बताएगा? ये देखिए, जैसे हमने कहा कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। इन एटम्स का वोल नंबर रेशियो क्या है? ये एटम्स किस वोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हैं? तो यहां पर अगर रेशियो निकालें तो 6:12:6 कितना आ गया? 1:2:1। यही रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आया है? ये रेशियो आया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का। किसके अंदर? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में। और ये कैसा रेशियो है? फ्रैक्शन में या वोल नंबर है? वोल नंबर रेशियो है। इसी तरह अगर यहां पर हम कहें, यहां कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा? किसका रेशियो? एटम्स का। कौन सा रेशियो? वोल नंबर रेशियो। तो ये हो गया 2:4:2, यानी आप कह सकते हैं 1:2:1। ये आ गया। इसी तरह अगर मैं यहां पर कहूं तो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा? यहां एटम्स का रेशियो 6:6, दैट इज 1:1। ये जो वोल नंबर रेशियो आया है एटम्स का, किसके एटम्स? डिफरेंट एलिमेंट्स के। किसके अंदर? कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल के अंदर। यही एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सुनिए, एम्पिरिकल फार्मूला इज द केमिकल फार्मूला विच गिव्स द whole number ratio of atoms of different elements present in one molecule of the compound। तो यहां जैसे बताया कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनका एक्चुअल नंबर है 6:12:6। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पर ये एटम्स किस वोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हैं वो एम्पिरिकल फार्मूला है। तो ये किस वोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है? 1:2:1। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो ये क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये डिफरेंट काइंड के जो एटम्स हैं वो इस वोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। तो यानी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये क्या आ जाएगा? ये एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह यहां पर मैं लिखूं
कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का होल नंबर रेशियो क्या है? 1:1, दैट इज एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का एटम। तो ये आ गया बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या बता रहा है? किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो वेरियस काइंड के एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो किस वॉल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है, ये बताएगा एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहां पर जैसे ये आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये क्या आ गया, ये अगर हम लेते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, और अगर ये हम लें तो ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। इसी तरह ये एसिटिक एसिड का क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला, और अगर ये हम लें तो ये क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह ये बेंजीन का क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसी तरह ये अगर हम लें तो ये बेंजीन का क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए एक बार फिर से, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये, एम्पिरिकल ये। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो एटम्स कितने कितने हैं, एक्चुअल में उनका नंबर कितना है एक मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। और इन एटम्स का जो होल नंबर रेशियो है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल हमने लिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स में 6 एटम्स इसके अंदर कार्बन के हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के। यही तो बता रहा है। इसी तरह अगर यहां पर हम ले एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COH और यू कैन से C2H4 और 2 ये है। ये आपको क्या बता रहा है कि एसिडिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनके जो एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में वो है 2 कार्बन के, 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के। तो उनका एक्चुअल नंबर बता रहा है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप जो एक मॉलिक्यूल में जो वेरियस काइंड के एटम्स हैं वो किस मोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है वो बताएगा एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज में आपने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनका एक्चुअल नंबर क्या है? 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। तो ये किस मोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है? 1:2:1। और इससे हम एक कार्बन ये लिखा, 2 हाइड्रोजन H2, 1 ऑक्सीजन O लिखा। तो ये क्या बन गया इसका? ये बन गया ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। और इसी तरह ये यहां पर किसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया? ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया एसिडिक एसिड का। दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ गया, हो सकता है दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ गया यहां पर। सही है। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। n में भी n एक पॉजिटिव इंटीजर लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं? अभी जैसे आपने यहां पर पढ़ा है कि ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और CH2O ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसी तरह इसका क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। तो इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालें तो जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, और एम्पिरिकल फार्मूला से क्या निकल जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12, नंबर कितने हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर कितने हैं? 1 मल्टीप्लाइड 1। तो कितना आ गया आपके पास? 12 प्लस 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। तो 30 क्या आ गया? ये आ गया आपके पास ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाल रहे हैं अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में।
जब ये न्यूमेरिकल आप करेंगे तो यहां पर एक रिलेशन और आएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस। रिलेटिव डेंसिटी है ये, तो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? उस गैस की डेंसिटी डिवाइड किससे कर देंगे? हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से, एंड वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव मॉलिक्यूलर मास। ये वाला फार्मूला भी हम अप्लाई करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको निकालते कैसे हैं, किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक लेके चलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं? तो हम लेकर के चल रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं? सिंपल सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर आपको दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4, और यहां पर आपको कह दिया कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम इन दिस। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम इन दिस। तो देखिए कैसे निकालेंगे? पहले इसका निकालिए मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 158, और इसके अंदर पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? 39, राइट? तो मैं ये कह सकता हूं 158 पार्ट्स बाय मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में 39 पार्ट्स बाय मास ऑफ पोटेशियम है, राइट? 158 parts by mass of potassium permanganate contains 39 parts by mass of potassium। और आपको निकालनी है परसेंटेज कंपोजिशन, तो आप क्या निकाल देंगे? 100 parts by mass of potassium permanganate में पोटेशियम कितनी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्या आ जाएगी? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम कितनी आ जाएगी? 158 parts by mass of potassium permanganate having 39 parts by mass of potassium, तो ये आ जाएगी आपके पास 39 divided by 158 into 100, ये आ जाएगी आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ पोटेशियम, राइट? कि आपने ये निकाल लिया। सपोज यहां पर जो मैं कह रहा हूं 158 पार्ट्स बाय मास, सपोज मैं इसको ग्राम लेके चल रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि 158 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट contains 39 gram of potassium, and we have to calculate the amount of potassium present in 100 gram of potassium permanganate. That will be the percentage composition of potassium. Clear? तो 158 ग्राम के अंदर 39 ग्राम है, तो 100 में निकाल दो कितनी होगी, तो यही आ जाएगा। अब जैसे आपको इसी में ये कह दें कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितनी है? एक ऑक्सीजन का कितना हो गया एटॉमिक मास? 16, और आपके पास है कितने? 4, तो 16 इंटू 4 कितना आ गया? 64। तो आप कहेंगे 158 पार्ट्स बाय मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कंटेन्स 64 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, तो क्या आ जाएगा? जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो वो देखो कि वो एलिमेंट यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है? 64 पार्ट्स बाय मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 158 एंड इनटू 100। इसको सॉल्व कर दो, ये परसेंटेज कंपोजिशन किसकी आ जाएगी? ऑक्सीजन की। अब ये कहें कि यहाँ पे मैग्नीज की बताइए क्या होगी परसेंटेज कंपोजिशन? जो पोटेशियम की और ऑक्सीजन की आई है दोनों को आप ऐड करें और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो किसकी आ जाएगी? मैग्नीज की आ जाएगी। वेरी सिंपल। चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ hydrogen in H2O. Calculate the percentage composition of hydrogen in H2O. What is the molecular mass of hydrogen? 18. 18 parts by mass of water contains 2 parts by mass of hydrogen. Am I right? अगर आपके पास 18 ग्राम पानी है तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है? 2 ग्राम। आपको किसमें निकालनी है? 100 में। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी? सॉरी हाइड्रोजन की क्या आ जाएगी?
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। ये हम निकाल देंगे। ये परसेंटेज कंपोजिशन किसकी आ गई? हाइड्रोजन की आ गई। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है? सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ये आ जाएगा 106। और इसमें सोडियम कितनी है? एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना आ गया? 23। और यहां 2 है तो कितना होगा? 46। तो हम ये कह सकते हैं 106 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स 46 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोडियम। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या आ जाएगी? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम क्या आ जाएगी? 46 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100। ये निकाल दो। ये परसेंटेज कंपोजिशन किसकी आ जाएगी? यहां पर सोडियम की। और अगर इसी तरह हम कहें परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की निकालिए, तो कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन इसमें क्या हो जाएगी? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन कितना है यहां पर? 12 पार्ट्स बाय मास। तो 106 parts by mass of sodium carbonate contains 12 parts by mass of carbon, and you have to calculate the amount of carbon present in 100 parts by mass of sodium carbonate, that is percentage composition. So that will be 12 divided by 106 into 100. और अगर आपको कहें कि ऑक्सीजन की निकालिए, तो इन दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन ऐड करिए और 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर निकालनी है तो क्या करें? आपकी बात ऑक्सीजन की निकाल लो परसेंटेज कंपोजिशन। कितनी ऑक्सीजन इसमें? 16 है। 16 इंटू 3 48 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। 106 parts by mass of sodium carbonate contains 48 parts by mass of oxygen. Then 100 parts by mass of sodium carbonate will contain how much oxygen? 48 divided by 106 into 100। ये निकाल। तो ये आ गया परसेंटेज कंपोजिशन किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कैसे निकालें। आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, वो आप करिएगा। Calculate the percentage composition of sulfur in aluminium in potash alum. Calculate the percentage composition of sulfur and oxygen, दोनों लिख लें। Calculate the percentage composition of sulfur and oxygen in potash alum. This is molecular formula of the potash alum. इसके अंदर आप निकालिए। और देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसमें निकालिए सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन। अब ध्यान रहे यहां पर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकालेंगे तो वाटर 24 मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो ऐड होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ये ध्यान रखना। यहां भी 10 वाले ऐड होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ध्यान रखना। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है, और ये आपके पास सिंगल सॉल्ट है, लेकिन दोनों हाइड्रेटेड है। तो यहां पर आपको सल्फर की और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है पोटेशियम में, और यहां पर सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट में आपको सल्फर की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। क्लियर? अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखिए आप। A compound contains 4.07% hydrogen, a compound contains 4.07% hydrogen and 24.27% carbon, 24.27% carbon and rest of chlorine। बाकी जो यहां पर रह गया वो क्या है? वो आपके पास क्या है? क्लोरीन। molecular mass or you can say molar mass of the compound is
मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, ये आप ले लें 98.96. दिस इज द मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज द मोलर मास, ये मोलर मास आ गया आपके पास कंपाउंड का, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फिर से सुनिए स्टेटमेंट क्या है। A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and rest of chlorine, and the molar mass of the compound is 98.96. You have to calculate the empirical formula and molecular formula of the compound. अब सबसे पहले तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो, कितनी है क्लोरीन की। कैसे निकाल लें? इन दोनों को ऐड करो और 100 में से सबट्रैक्ट कर लो। दोनों को ऐड करेंगे हम, और दोनों को ऐड करके क्या करेंगे हम, इनको ऐड करके 100 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 71.65%। ये आ जाएगा, इसको करके देख लेना, यही आ जाएगा। ठीक है, 71.65% आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन की परसेंटेज आपके पास आ गई है। अब आपको निकालना कैसे इसमें, ये देखिए, ये 6 ले ले, यहां पर 6 आ जाएगा शायद, यहां पर ये आ गया 777। इसको एक बार करके देखें तो आपके पास 6 5 नियरली वही आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो यही आ जाएगा क्लोरीन आपके पास, या जो भी है इसको एक बार सॉल्व करके आप देख लेना कितना आ गया। चलो कर लेते हैं इसको। ये आ गया आपके पास 28 पॉइंट, और ये आ गया आपके पास 34। इसको 100 में से सबट्रैक्ट कर लो एक बार। 100 में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, ये 72 यानी 71 पॉइंट, और ये आ गया 6, और ये आपके पास आ गया 6, तो यही आ जाएगा आपके पास। तो ये यहां पर 6 ले लो, ये आ गया क्लियर। तो ये आ गया 71.66। इतने परसेंट आपके पास क्या है, क्लोरीन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। पहले एक चीज ये समझ गए, यहां पर न्यूमेरिकल करने से पहले सिंपल सी बात ये समझ गए यहां पर कि जैसे मैंने यहां पर लिख दिया C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, am I right? और अगर इसका मैं यहां पर लिखूं तो CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, am I right? ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहां पर जो डिफरेंट काइंड के एटम्स है वो किस रेशियो में, उनका एक्चुअल नंबर क्या है, उनका एक्चुअल नंबर क्या है। तो क्या बताया, कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 है, ऑक्सीजन का 6 है। और ये क्या बता रहा है, जो वेरियस काइंड के एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स प्रेजेंट है वो किस वोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है। तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो क्या है, 1:2:1। ये किसका रेशियो है, वोल नंबर रेशियो है, और किसका, वेरियस काइंड के एटम्स का। यही है वोल नंबर रेशियो किसका, एटम का। अब एक चीज बताए, एटम का रेशियो है, अगर मैं ये कह दूं कि ये मोल का रेशियो है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो है, तो कोई गलत बात होगी। जो एटम्स का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सपोज मैं यहां पर कहता हूं आपके पास, यहां पर मैंने कहा है एक एटम कार्बन का, यहां पर मैंने कहा है 2 एटम हाइड्रोजन के, यहां पर मैंने कहा है कि 1 एटम ऑक्सीजन का है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1 मोल कार्बन का है, 2 मोल आपके पास हाइड्रोजन के हैं, और 1 मोल ऑक्सीजन का है। तो जो इनका मोलर रेशियो है वही इनके एटम्स का रेशियो होगा। 1 मोल में कितने आ गए, चलो ऐसे कर लो 6.022 × 10⁻23। यहां 2 में कितने आ गए, 2 × 6.022 × 10⁻23, और यहां 1 में कितने आ गए, 6.022 × 10⁻23। इतने एटम्स आ गए। 1 मोल में इतने एटम्स, 2 मोल में इतने एटम्स, और यहां 1 मोल में इतने एटम्स। अब मैं फिर वही कहूंगा, एटम्स का रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। समझ गए बात, वही बात है। तो यहां पर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो है, तो एटम का रेशियो वही होगा जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो होगा। सही है। तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास यहां पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, आपके पास प्रेजेंट है यहां पर
कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन हमने कितनी बोली थी आपको, हाइड्रोजन कितनी है 4.07% और कार्बन हमने कितनी बोली है आपको 24.27% और क्लोरीन आपके पास कितनी आ गई थी 71.66%। यही आ गई थी आपके पास, सही है। आप देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। आप यहां पर ये मान लो कि आपके पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का टोटल जो मास आपके पास है वो 100 ग्राम है और 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है इतने ग्राम, कार्बन कितनी है इतने ग्राम और क्लोरीन कितनी है इतने ग्राम, सही है। और आपको ये भी पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, राइट, यही है ना। चलो कोई नहीं, एक न्यूमेरिकल बोल देते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल लिखिए मोल कंसेप्ट का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। आपके पास 4.6 ग्राम सोडियम है, उसमें सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो आपको यह पता है कि सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है 23 ग्राम। 23 ग्राम अगर आपके पास सोडियम है तो उसमें मोल्स कितने होंगे 1 और 4.6 में कितने आ जाएंगे 4.6 में 1 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 4.6 एंड यू कैन राइट 4.6 डिवाइडेड बाय 23। तो इसको मैं ये लिख दूं 4.6 क्या था गिवन वेट इन ग्राम और 23 क्या है एटॉमिक मास। यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इससे ही निकलेंगे, क्लियर। अब यहां आपको ये पता है कि जो आपके पास कंपाउंड है 100 ग्राम, अगर वो कंपाउंड लेके चलते हैं तो उसमें हाइड्रोजन इतने ग्राम है, कार्बन इतने ग्राम और क्लोरीन इतने ग्राम है, राइट। यानी इनकी परसेंटेज दे रखी है। तो एलिमेंट की परसेंटेज को अगर मैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब यहां पर हम क्या निकाल लें, यहां पर हम इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है आपके पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है आपके पास 12 और क्लोरीन का कितना है 35.5, राइट। यही है, ये इनका क्या आ गया, ये इनका एटॉमिक मास आ गया। तो अब देखिए ये वेट इन ग्राम और यू कैन से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 1, ये क्या है परसेंटेज ऑफ कार्बन, यू कैन से वेट ऑफ कार्बन इन ग्राम और ये क्या है एटॉमिक मास इसका। यानी हमने इनकी परसेंटेज को डिवाइड कर दिया इनके एटॉमिक मास से, तो क्या बन जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने क्या किया, यहां जो आपको हाइड्रोजन दे रखी है, कार्बन दे रखी है और क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है, उनके क्या बना दिए नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सब के हमने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, इसको ये मान ले जो परसेंटेज है सपोज ये ग्राम में है, तो आपने क्या किया है, मैंने जैसे आपको बताया परसेंटेज का मतलब ये मान ले कि 100 ग्राम टोटल कंपाउंड है और उसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है इतने ग्राम, कार्बन कितनी है इतने ग्राम, क्लोरीन कितनी है इतने ग्राम एंड वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास विल गिव नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने इनके, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने आ जाएंगे, इसको इससे डिवाइड किया कितना आ गया 4.07। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स तो इतने आ गए, इसको डिवाइड करो आप 12 से, 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.02। इसको डिवाइड करो आप 35.5 से, कितना आ जाएगा 2.0। ये क्या आ गए, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, डेफिनेशन क्या कहती है, वोल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स, वोल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। तो अब एटम्स की जगह क्या बोल दूं मैं, मोल्स। मैंने बताया था जो एटम्स का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो होगा। अगर आप मोल्स का रेशियो निकालते हो तो वही रेशियो एटम्स का होगा। तो यहां अब क्या करें, ये एटम जिसके आ गए, ये इसके आ गए, ये इसके एटम्स आ गए, यानी इनके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इनका क्या निकाल लें, रेशियो, क्योंकि आपको पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला में आप क्या निकालते हैं,
जो आपके पास डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका होल नंबर रेशियो निकालते हो, तो यहाँ एटम्स का रेशियो ना निकाल के क्या निकाल रहे हो आप, मोल का रेशियो। और मोल का रेशियो जो होगा वही एटम्स का रेशियो होगा, अभी मैंने बताया था आपको। तो यहां पर हम क्या ले लें, अब इनका रेशियो ले लो। रेशियो निकालने के लिए क्या करें, देखो इनमें जो सबसे स्मॉल है ना नंबर ऑफ मोल्स, उससे सबको डिवाइड कर दो। ऐसे निकालते हैं हम मोलर रेशियो। तो रेशियो निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो 2.02 से, इसको डिवाइड कर दो 2.02 से, इसको डिवाइड कर दो 2.02 से। तो ये क्या आ गया आपके पास 2, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास रेशियो। किसका रेशियो आ गया, मोल्स का, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गया। और इसको कन्वर्ट कर लो वॉल नंबर रेशियो में, यहां ऑलरेडी ये वॉल नंबर रेशियो में है। अब वॉल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने का क्या मतलब था, यहां पर वॉल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब क्या था, सपोज करें यहां पर ये सॉल्व करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप मान लें ये आ गया 2, ये आ गया 1.5 और ये आ गया आपके पास 1। तो ये देखिए यहां पर ये वॉल नंबर नहीं है, ये सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और हमें चाहिए सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो। डेफिनेशन में आपने यही पढ़ा था, एटम्स का वॉल नंबर रेशियो चाहिए। तो यहां पर हम मोल का भी क्या निकालेंगे, वॉल नंबर रेशियो। ये तो यहां पर चलो ठीक है कि ऑलरेडी ये क्या आ गया, वॉल नंबर रेशियो ही आ गया। अगर इस टाइप से आ जाता तो क्या करते, इसको किसी स्टेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट वॉल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से कर दूं और इसको भी 2 से कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 3 और ये आ जाएगा 2। तो यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे जिसमें यहां पर ये जो आप सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे ये वॉल नंबर नहीं होगा, इसको वॉल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सपोज यहां पर ये रेशियो आ गया 2, 1.5 और 1, तो इनको हम किसी स्टेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको कन्वर्ट किसमें कर लेंगे, सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर हमें जरूरत ही नहीं पड़े इनको कन्वर्ट करने की। अब ये देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, जो परसेंटेज कंपोजिशन थी उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके उससे क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल जितने हैं, कार्बन के इतने हैं और क्लोरीन के इतने हैं। फिर आपने उन नंबर ऑफ मोल्स का क्या निकाल लिया, रेशियो। उनका रेशियो ये आ गया। ये रेशियो कैसा आया है, ये सिंपलेस्ट वॉल नंबर आ गया। अगर सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशियो नहीं आता है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट वॉल नंबर मोलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैंने बताया। अब यहां पर देखिए इसका हम बनाते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला यही तो है, यही तो एम्पिरिकल फार्मूला जो यहां पर आपने वॉल नंबर मोलर रेशियो आ गया, यही क्या होगा, वॉल नंबर एटॉमिक रेशियो होगा। तो यहां पर कार्बन के कितने एटम्स आ गए आपके पास, 1, हाइड्रोजन के कितने आ गए 2 और क्लोरीन का कितना आ गया 1। तो ये क्या बन गया इसका, दैट इज CH2Cl। ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया इसका, और ये हमने निकाला इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या बता रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको बता रहा है कि जो आपके पास कंपाउंड है उसमें 3 तरह के जो एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, उनका होल नंबर रेशियो क्या है उन एटम्स का, दैट इज 1:2:1 इसमें प्रेजेंट चाहिए। तो CH2Cl ये क्या आ गया, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपके पास क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। और n कैसे निकाल रहे थे आप, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन था, कितना था 98.96, यही था। और इसको नियरली मैं 99 ही लिख दूं, 99 ही ले लेते हैं इसको। ये था 99 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम यहां से निकाल लेंगे, यहां से निकाले कार्बन का कितना है 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कितना है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया आपके पास ये 49.5। ये एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया, यहां पर पुट कर दो 49.5, राइट। और 99 डिवाइड बाय 49.5 इज इक्वल टू 2। तो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपके पास।
आप एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास कितना है, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास है CH2Cl इंटू 2। तो देखो मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, यहां पर एक एटम है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 2, यहां पर 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 4, यहां पर क्लोरीन का एक एटम है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का जो हम निकालना चाह रहे हैं। एक बार फिर से समझिए यहां पर क्या किया है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप एम्पिरिकल फार्मूला ये कहते हैं कि ये किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फार्मूला है जो आपको ये बताएगा कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो वेरियस काइंड के एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो किस मोल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है। तो जो एटम्स का मोल नंबर रेशियो होगा वही मोल्स का मोल नंबर रेशियो होगा। तो हमने क्या किया, जो कंपोजिशन आपको दे रखी थी उससे हमने पहले क्या निकाल लिया, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ये जो रेड से लिखे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, फिर हमने इनका क्या निकाल लिया, मोलर रेशियो निकाल लिया। मोल का रेशियो तो चाहिए और कैसा, मोल नंबर। ये यहां पर मोल नंबर आ गया। कई बार ऐसा होगा कि ये मोल नंबर में ना आए तो इसको हम किसी स्टेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके मोल नंबर मोलर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। और जो रेशियो आएगा उसको फिर कैसे लिख देंगे, जैसे यहाँ 2 आया है तो हम H के यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 1 आया है तो C1 हो गया, यहाँ 1 आया तो Cl1 हो गया, इसको क्या लिखते हैं CH2Cl। ये एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। उससे एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने, जैसे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और इसके नंबर एक ही है तो 12 इंटू 1 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 आ गया, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, क्लोरीन का एक ही है यहाँ पर एटम तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो 49.5, ये आ गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं।